21-22 जिसके लिए ये मैं बजट पेश कर रहा हूं, उसमें हमारे देश की एक सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी 15 अगस्त 2021, यानी हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस। अध्यक्ष महोदय, मैं आज महसूस कर रहा हूं और ऐसा मुझे भरोसा है कि सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य भी यही महसूस कर रहा होगा कि हम सब ऋणी हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के, जिनकी निस्वार्थ कुर्बानियों की वजह से आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस सदन में हम बैठे हैं, ये सदन, ये रूम, ये कक्ष 1912 से 1926 तक अखंड भारत का संसद भवन रहा है। ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि इसी कक्ष में बैठकर आज हम देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की सेवा में चर्चा और निर्णय ले पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से, इस पूरे सदन की तरफ से 75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक शत-शत नमन करते हुए ये बजट प्रस्तुत करता हूं और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूं कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों के द्वारा आजाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछ कदमों का भी योगदान कर सके तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी मैं अपने प्रस्तावों में करूंगा, लेकिन यहां मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है, पुनर्अवलोकन की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि 100 साल का, जब आजाद हिंदुस्तान जब 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, 100 साल के दिल्ली को हम कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया एट 75 के सेलिब्रेशन के साथ साथ इंडिया एट 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी हमारी दिल्ली बनी होगी। उस वक्त की चुनौतियां थीं अंग्रेजों की दमनकारी नीति और सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण आज भी जारी है, किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। अब मैं आपके समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों से मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। सामान्यतः ये जो आंकड़े होते हैं, ये हर साल और अगले साल के संबंधित आंकड़े होते हैं, वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े होते हैं, कुछ अनुमान होते हैं। मैं आज आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर
आज आपकी अनुमति से मेरे वक्तव्य के इस वाले भाग में जहां हम आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त सी रोशनी डालना चाहता हूं। 1901 में हमारी दिल्ली कुल 4 लाख की आबादी का एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया तो यहां आबादी थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई 1941 से 1951 के बीच में, और खासतौर से 1947 के बाद माइग्रेशन के दौरान, जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने दिल्ली को आके अपना घर बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी, उस वक्त यहां की आबादी थी 6,96,000। 1951 की जनगणना जब हुई तो यह 17,44,000 हो गई। पिछले 75 साल में हम दिल्ली वासियों की संख्या करीब 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए ये आंकड़े इसलिए रखे क्योंकि ये एक जर्नी को समझने के लिए और उसके आगे एक विजन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो ग्रोथ है, इसको देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। और आज इस बजट में 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उसकी नींव हम आज इस बजट में यहां पे रखने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली की एसजीडीपी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, और उस वक्त की केंद्र सरकार के लिए शायद ये संभव भी नहीं रहा होगा कि वो दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से एसजीडीपी के आंकड़े इकट्ठा करें, क्योंकि उनके पास पूरे देश के लिए काम करने का समय होता है। लेकिन वर्तमान सरकार जब से बनी है, जो वर्तमान व्यवस्था के तहत 1993-94 से दिल्ली की एसजीडीपी उसके आंकड़े हैं। 1993-94 में दिल्ली की एसजीडीपी 20,992 करोड़ रुपए थी, लगभग 21,000 करोड़ रुपए थी, जो बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7,98,310 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993-94 से दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 18,976 रुपए थी, 18,967 रुपए थी स्थिर मूल्यों पर, जो 19-20 में 2,74,671 पहुंच चुकी है। 93-94 में 18,967 से आज हम 2,74,671 की पर कैपिटा इनकम पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये दिल्ली जो है इस पर कैपिटा इनकम में स्थिर मूल्यों पर देश में नंबर 2 पे है। प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 3,54,004 रुपए हो गई है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान वित्त वर्ष में 1,27,768 रुपए के नेशनल एवरेज से 2.77 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली का पर कैपिटा इनकम। 2020-21 के दौरान दिल्ली की एसजीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर 3.92% और स्थिर मूल्यों पर 5.68% की कमी देखी गई। कोविड महामारी और इससे रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए, ये उसका असर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के लोगों को के जीवन स्तर को, उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दूरदर्शिता से काम कर रही है, और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक, ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने इस सदन के सामने रख रहा हूं, इस सरकार के सामने रख रहा हूं, और इस पे काम कर रहे हैं। हमारा दिल्ली की वृद्धि करनी होगी। ये करेंगे। अध्यक्ष मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत दिल्ली वासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह जीरो बिल आए, बिजली के महंगे बिल की 75% आबादी की तौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में बस का खर्चा जीरो हो गया है। इन सब के परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है, उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि अगले साल जो अगले सेंसस के जो आंकड़े आएंगे वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई हुई आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे।
अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2020-21 जो वर्तमान वित्त वर्ष है उसके लिए कुछ रिवाइज्ड एस्टीमेट सदन के समक्ष रखता हूं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 59,000 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड एस्टीमेट प्रस्तावित है, जबकि बी में हमने इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का अनुमोदन लिया था। 59,000 करोड़ रुपए का आरई पिछले साल में व्यय किए गए 51,186 करोड़ रुपए से 15.26 टाइम्स परसेंट अधिक है और 59,000 रुपए के आरई में 46,215 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के तहत 12,785 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत हैं। आरई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 16,930 करोड़ रुपए से घट के 12,785 करोड़ पे आ गया है और इसकी वजह जाहिर है कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो कैपिटल वर्क्स में धीमापन आया, कई महीने तक कोई गतिविधि नहीं चली, वो रहा है। इसी तरह आरई में एस्टेब्लिशमेंट अदर एक्सपेंडिचर के तहत इस साल बी में 35,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और इसके पीछे मुख्य वजह है कोरोना संबंधी व्यय। रिवाइज एस्टीमेट में 2020-21 में योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 23,100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बी में इसके लिए 25,900 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। महोदय, एक्सीलेंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके जरिए हमने अपने बकाया ऋण को मार्च 2020 तक 31,135 करोड़ पे रखा है। दिल्ली का बकाया ऋण वर्ष 2014-15 में 5.90 से घटकर वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के 3.74% हो गया है, 3.74% हो गया है। 2020-21 के बारे में रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का लोन जीएसडीपी रेशो देश के बाकी सब राज्यों की तुलना में सबसे कम है, सबसे ज्यादा। और ये बात सीएजी ने भी माना था कि दिल्ली सरकार सरप्लस में चलती है। ये बात अब जो रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़े हैं वो भी पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड भी रख रहा हूं। वर्ष 2021 के दौरान आरई में 891 करोड़ 87,40,000 रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूं। अब मैं आपके समक्ष अगले वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश कर रहा हूं। महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने के पहले 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रुपए था, जो उनका बजट था 2014-15 का। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट 2015 में जून में पेश किया था और उसमें 37,750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय था। साल दर साल हम इनोवेटिव स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट के बहुत सारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इन योजनाओं के लिए अपना खर्चा बढ़ाते रहे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ 2021-20 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। सॉरी 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट राशि से दोगुने से अधिक है। 69। यह जानना सुखद होगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीम्स, कार्यक्रम और परियोजनाओं के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्ली वासियों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट वर्क पर हमारे सरकार के ध्यान को ज्यादा दर्शाती है। बजटीय आवंटन के लिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय, ये जो आज हम बजट आवंटन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2015-16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए हो जाने की उम्मीद है। यानी सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो पर हेड, प्रति व्यक्ति सरकार की ओर से जो खर्च किया जा रहा है वो 19,216 रुपए था, 18 रुपए था 2015-16 में, और इस साल 33,173 रुपए हो जाने की इसकी उम्मीद है। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55% है और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 45% बजट है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंटल, एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें 51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत रखे गए हैं। 2020-21 के बी में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत थे। अगले साल के बी में वर्तमान वर्ष के बी की तुलना में कैपिटल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़ा है। 2021-22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल
2014-15 में 7,430 करोड़ के कैपिटल से 2 गुना हो चुका है। तो 2014-15 में जो कैपिटल वर्क था उससे आज हम 2 गुने पे हो गए हैं। तो कैपिटल वर्क में भी काफी, दिल्ली की तरक्की में काफी आगे बढ़ी है चीजें। 2021-22 का प्रस्तावित बजट जो 2020-21 के 65,000 करोड़ रुपए के बीई से 6.15% अधिक है और आरई जो इस साल का वर्तमान वित्त वर्ष का आरई है उससे 17% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित 69,000 करोड़ रुपए के बजट में से 43,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व से आएगा, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,285 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम से, स्मॉल सेविंग लोन से, 1,000 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन से, 2,088 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से और केवल 657 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और शेष राशि ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,367 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,298 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट बीटीए के रूप में होंगे। इसके अलावा स्थानीय निकायों को 1,805 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के हिस्से में उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार इस प्रकार स्थानीय निकाय के बजट अनुमान 2021-22 में 6,172 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021-22 के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, उनका विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 21-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आजादी की सालगिरह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देशभक्ति के वातावरण से ओतप्रोत रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से देशभक्ति के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आगामी 12 मार्च से दिल्ली में देशभक्ति की एक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन बान शान के साथ मनाएगी। इस क्रम में देशभक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने हमारे नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है। आजादी के 75वें साल में शहीद भगत सिंह जी के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं ताकि उनके जीवन पर कार्यक्रम, भगत सिंह जी के जीवन पर कार्यक्रमों के जरिए हम चाहते हैं कि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सके और इस भाव के साथ जिए कि हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए सबको जीना सिखा जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत फांसी पर लटकाया गया, सैकड़ों भगत बन जाएंगे मरते मरते। इस उद्देश्य के साथ एक अलग से पूरा कार्यक्रम शहीद भगत सिंह जी को समर्पित चलेगा, पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह किया, वो भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की एक बहुत अनोखी मिसाल है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है,
रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे इस पूरे वर्ष में। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत की 75 साल की हमारी यात्रा में हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उत्सव के इस अवसर पर अपनी दिल्ली के आसमान को, पूरे आसमान को तिरंगे से सजाएं। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है हमने। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने एनएसयूटी में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा, मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। इन 500 तिरंगों के साथ अध्यक्ष महोदय, इन 500 तिरंगों के साथ, आसमान की ऊंचाइयों में लहराते इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह से सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही 1 या 2 किलोमीटर अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलें, आपको कहीं शानदार तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और आपके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठे, आपके अंदर देशभक्ति का रोमांच भड़क उठे। इसके लिए बजट में मैं 45 करोड़ रुपए का अलग से प्रस्ताव कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना 1 पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़े लिखा आदमी, देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ा के हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पे बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पे दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए। वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखे। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी से लेकर बाबा साहब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रूप में की थी। देश की 95% आबादी आजादी के 75 साल के बाद भी उस क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकी है जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसकी हमारी आजादी के मत वालों ने कल्पना की थी। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें साल में हम इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जन आंदोलन बनाने की। हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को, जो स्कूल से बाहर किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बढ़िया नौकरी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो हम पढ़े लिखे और सफल युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे जो संसाधन और सूचना के अभाव में जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम से एक मेंटरशिप वॉलंटियर प्रोग्राम इस साल से शुरू की जाने की संभावना है और हम चाहते हैं कि आजादी के दीवानों ने जो सपना देखा था सुशिक्षित भारत का, उसे पूरा करने के लिए देश का हर एक युवा आगे आए
और अपने से अगली पीढ़ी के बच्चों को एक एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाए। एक और क्रम, इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली में हम एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष महोदय अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए, प्राचीन भारत में हुए हमारे मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के आधार पर उस वक्त जब दुनिया में मॉडर्न लैब की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाके अनुसंधान कर लिया था, जैसे हम आज की परंपरागत भाषा में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आज तक समझना संभव नहीं हो सका है। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रूप में उपलब्ध कराया है। मैंने लॉस एंजलिस के वीडियो देखे हैं, जहां पर हजारों लोग हर सप्ताह ध्यान करने के लिए पार्कों में उमड़ के आते हैं। हर सप्ताह समाज में परंपरा बनी हुई है। हमारे यहाँ 1-2 दिन के कार्यक्रम के रूप में योग को जीवन में उतारने के कार्यक्रम तो चलते देखे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर समाज को जोड़ के निरंतर रूप से ध्यान और योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना नहीं रही है, जिसके कारण जरूरत और जिज्ञासा होने के बाद भी एक आम नागरिक को योग और ध्यान का वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए मैं अलग से 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक के आजाद हिंदुस्तान में भारतीय गीत, संगीत और कलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें साल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल के तहत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इनका थीम आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल की आजाद यात्रा और 100 साल तक के सपने पर रखा जाएगा। ऐसी हमारी योजना है। दिल्ली सरकार का अध्यक्ष महोदय हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हमारे शहर में उपलब्ध हो। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। अब आजादी की हीरक जयंती हम मना रहे हैं, तो हम अपने बुजुर्गों के सम्मान को कैसे भूल सकते हैं। 75वें वर्ष के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी होगा कि हम अपने पूरी दिल्ली के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। और यह कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिलकर आयोजित होंगे। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उन प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करूंगा जो 2021-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है और मैं समझता हूं कि ये, जैसा मैंने कहा कि 100 साल की दिल्ली, 100 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा, उसकी आधारशिला है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं बात करूंगा। 2020 का वर्ष ऐसा आया कि पूरी दुनिया में 2020 का साल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम हो गया। दुनिया में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा दौर आएगा दुनिया में, लेकिन शायद यही हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान के शायर वक्त से आगे चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के शायरों ने इसकी कल्पना में कुछ लिख दिया था बहुत पहले। बशीर बद्र साहब ने कोरोना के लिए शायद एडवांस में लिख दिया था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोरोना के समय लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज की दुनिया है, इसमें फासले से मिलना कानूनी जरूरत है और कानूनी बात नहीं मानने पर जुर्माना है नए मिजाज की दुनिया में। लेकिन इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि जैसे शायर ने पहले लिखा
शायद दिल्ली सरकार भी जाने अनजाने में इसकी पहले से तैयारी कर रही थी। हमने शिक्षा के साथ साथ हमेशा इस सदन से बजट पास किया है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को इंप्रूव करने पर, उसको आधुनिकतम बनाने पर, उसको हर आदमी को सहजता से उपलब्ध कराने पर लगातार काम किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने अनजाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसके लिए तैयारी की जा रही थी। और हमने 6 साल में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया, उसकी प्रगति ने शायद दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान इसके प्रबंधन को सफल बनाया। आजादी के बाद 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे 1951 के आंकड़ों के अनुसार, और कुल मिला के 17 डिस्पेंसरी थी अध्यक्ष महोदय। आज इस समय दिल्ली में 38 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, 181 एलोपैथिक औषधालय हैं, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 27 पॉली क्लिनिक हैं, 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 46 आयुर्वेदिक यूनानी केंद्र हैं, 22 यूनानी केंद्र हैं, 107 होम्योपैथिक औषधालय हैं, 78 डे शेल्टर होम्स हैं मेडिकल के लिए, 311 नाइट शेल्टर होम्स को कवर करने वाली 22 मोबाइल क्लिनिक्स लगी हुई हैं, और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य को देखभाल के लिए उपलब्ध हैं। महोदय, मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, डॉक्टर, नर्स और सभी अस्पताल कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महीनों तक 24 घंटे दिल्ली वासियों की खूब सेवा की, और बाकी राज्यों से भी जो लोग दिल्ली में आए उनकी भी खूब सेवा की और उन्हें निर्बाध चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। उनका योगदान इस महामारी में नियंत्रण पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य की हालत को देखा उन्होंने और उनसे सबक लिया, और समय रहते कोविड के लिए होम आइसोलेशन की नई अवधारणा को दिल्ली में शुरू करवाया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शुरू करवाया और जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इनोवेटिव थी और जिनकी वजह से दिल्ली का कोरोना मैनेजमेंट बाकी लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक मिसाल बना, एक प्रेरणा बना। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है, और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपये में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं हैं ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बुराड़ी में, संजीव भाई बैठे हैं, बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का काम पूरा हो गया और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। इसी तरह अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल 1241 बिस्तरों की क्षमता के साथ अगले साल से अपना काम करना शुरू कर देगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी की छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े आम आदमी को, इसके लिए हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की एक नई अवधारणा शुरू की थी। आज दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग अपने आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जिसके लिए उन्हें या तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब से मोटे पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट डॉक्टर के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज इस सदन में मैं एक और इसी दिशा में, इसी परिकल्पना पर आधारित एक नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे।
हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती हैं। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब यह जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास पे उसके बहुत उसके पास रोग स्पेशलिस्ट, रोग विशेषज्ञ की सेवा उपलब्ध बीमारियों इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होगा। कदम को उठाने के लिए 75वीं सालगिरह बड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से 75वें वर्ष में की जा रही है। वो है दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS स्थापित किया जाएगा। इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी का, इलाज का, उनकी टेस्ट रिपोर्ट का, उनकी दी गई दवाइयों का पूरा डेटाबेस इस HIMS में होगा और आदमी को एक हेल्थ कार्ड बना के दे दिया जाएगा। उसको जब भी अपने इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाना पड़े तो वो पुराने टेस्ट, पुराने रिकॉर्ड, पुराने वो बस्ते लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपना कार्ड लेके जा सकता है और पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन डॉक्टर के पास में उपलब्ध होगा। ये सारी सूचनाएं वहां पे डेटाबेस में उपलब्ध होंगी। पहले चरण में इस योजना को दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि में लागू करेंगे, HIMS से जोड़ेंगे और इसको जियो टैगिंग के जरिए रोगियों की पहचान और ट्रैकिंग में भी मदद मिलेगी। और इसका एक फायदा यह भी होगा कि जो परिवारों की आनुवंशिक बीमारियां हैं उसका रिकॉर्ड भी फिर हर डॉक्टर के पास में अपने पास आने वाले हर एक मरीज के बारे में पहले होगा और उसको उसके बारे में बेहतर डिसीजन लेने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू कराई थी, दिल्ली के फरिश्ते। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई, पूछताछ नहीं होती, उसको 2000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है और इसकी खूब तारीफ हो रही है चारों तरफ। इस योजना को भी और जोर से इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वो नागरिक जिनका कोई बड़ा टेस्ट होना है, जैसे कि MRI होना है, CT स्कैन होना है, और सरकारी सुविधाओं में अगर लंबी लाइन है तो ये महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त कराए जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिकल सेंटर्स से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की ज्यादा संख्या होने के कारण ऑपरेशन की डेट उसको 1 महीने से ज्यादा के समय की मिल रही है, तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत आज एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भार कम हुआ है, वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है। ये योजनाएं आगे भी अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेंगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज हर एक नागरिक का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, और आजादी के 75वें वर्ष में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि हर एक नागरिक अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त रह सके। महोदय, मैं इस वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज हम कहां खड़े हैं, और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, आजाद दिल्ली 100 साल की होगी तो कहां पहुंचना है। इस संबंध में आजाद देश की राजधानी 100 साल में कहां पहुंचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूंगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे और इनमें से ज्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5,691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है
और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25%, लगभग 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास करी। इस बार एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास किया। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग के रिपोर्ट में भी माना गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 सरकारी स्कूल। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार रिजल्ट्स। इसके बाद हमें एजुकेशन की क्वालिटी पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लास की रोजाना शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के फीलिंग्स को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। हैप्पीनेस के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडिटेशन का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है। और हैप्पीनेस के अंदर देश भर के राज्यों की रुचि बढ़ रही है और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बहुत रुचि बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए हमने इंटरनेशनल इसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जो जिन्हें हम 21वीं सेंचुरी स्किल्स कहते हैं उनका विकास करना। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के तहत इस साल हम 11वीं 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए 2000 रुपए प्रति बच्चे की सीड मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे छोटे समूहों में बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इन्वेस्ट करने के आइडियाज लेके आए और अपनी क्लास और अध्यापकों के सामने उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद आसपास के एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उसकी स्क्रूटनी कराएंगे और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा 2000 रुपए सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे और उससे ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उसकी बढ़े, उसको बिजनेस करना, इनोवेटिव तरीकों पे अपना काम करने का उसको अभ्यास हो। इनमें से सफल आइडियाज जो होंगे उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन भी एंटरप्रेन्योरशिप की लगाएंगे हम और जो अच्छे आइडियाज होंगे उनको अवार्ड भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति और सैनिक स्कूल अकेडमी का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। नर्सरी से 8वीं क्लास के लिए नए पाठ्यक्रम के आधार पर समझने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाया जा सके। दिल्ली कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और इसके 3 लक्ष्य हमने रखे हैं। पहला कि हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों और आने वाले समय में देश के हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए करेंगे। और उम्मीद यह है कि अगले 4-5 साल के अंदर अंदर जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे, इसके नतीजे आगे बढ़ेंगे, बाकी स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाने के पीछे भी हमारा मकसद है कि अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में एक्सीलेंस स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देकर पढ़ा सकें। इस योजना के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 9वीं से 12वीं क्लास के 100 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले जाएंगे और इसमें वर्तमान में चल रहे प्रतिभा विकास विद्यालय और 5 साल पहले टीचर्स ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के ऑनलाइन एजुकेशन को सच करके दिखाया। इसमें विशेष उल्लेख मैं ऐसे अध्यापकों का करना चाहूंगा जिन्होंने संभवतः जिंदगी में कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया होगा पूरी जिंदगी में, लेकिन जब वक्त आके पड़ा तो उन्होंने अपने बच्चों से मदद ली, अपने यंग टीचर्स से मदद ली, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा, ऑनलाइन एजुकेशन को सीखा और लगभग 1 साल तक अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाया। ऐसे टीचर्स ने जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी अपने स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाया होगा, तो उनका हम आज सम्मान व्यक्त करते हैं। कोविड की वैक्सीन आ गई है और यह बीमारी आज नहीं तो कल, बीते कल की बात हो जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच रहेगी। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल एजुकेशन में हुआ उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे के लिए लेके चल रहे हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि हम, ये भी अपने आप में एक अनूठी चीज है कि दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे, वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल। यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें 4 दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी,
पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एनरोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन चार दीवारियां नहीं होंगी। ये वर्चुअल मॉडल स्कूल होगा। दिल्ली का एक अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल। ये स्कूल की डिजाइनिंग पे काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को एनीवेयर लिविंग, एनी टाइम लर्निंग, एनी टाइम टेस्टिंग की सुविधा देके उसके तहत सीखने का अवसर देंगे। इसके साथ ही स्कूल में नई बिल्डिंग बनवाने, नए कमरे बनवाने, स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने के जो काम कोविड के कारण धीमे हो गए थे, उन्हें वापस तेजी से शुरू कर दिया है। इनमें से कई अपने अंतिम चरण में हैं। शिक्षकों को IIM, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, फिनलैंड, सिंगापुर भेजने की जो योजना, प्रशिक्षण की योजना पहले चालू थी, उसको वापस उन्हें चालू कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात अध्यक्ष महोदय उच्च शिक्षा की करना चाहूंगा। स्कूल की मैंने बात की। उच्च शिक्षा में आजादी के बाद से दिल्ली की गुणवत्ता में अगर हम बात करें तो जो शानदार काम तो हुआ, गुणवत्ता के लिहाज से शानदार काम हुआ, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से उच्च शिक्षा के अवसर दिल्ली में हर बच्चे को उपलब्ध हों, उस पर हम 75 साल में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए मैंने कहा कि हमको बात करनी चाहिए कि हम कहां पहुंचे, कहां कमी रह गई और कहां जाना है। तो 75 साल में हम हायर एजुकेशन में सेटिस्फैक्ट्री काम दिल्ली में नहीं कर पाए हैं। जितनी आबादी हमारी बढ़ी है उस हिसाब से हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हालांकि पिछले साल 6 साल में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में हायर एजुकेशन की सीट्स में 36.42% और टेक्निकल एजुकेशन में 66.44% की सीटों की वृद्धि हुई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का निर्माण 2021 में मई तक पूरा हो जाएगा। धीरपुर रोहिणी में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नया परिसर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इससे हमारे विद्यार्थियों की क्षमता, इनटेक जो है वो 8,500 और बढ़ जाएगा। हायर टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर में स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अपना काम शुरू कर चुकी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अपना काम इस साल से शुरू कर देगी। नई शिक्षा नीति के बाद हमें देश में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर देना पड़ेगा। उसमें अच्छी चीज ये हुई है कि अभी तक ग्रेजुएशन के बाद टीचर ट्रेनिंग होती थी, जो B.Ed होता था। नई शिक्षा नीति में 4 साल का टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम को देश में मंजूरी मिल रही है। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के स्तर पर 4 साल की टीचर ट्रेनिंग का एक बोर्ड का कोर्स आ रहा है। दिल्ली सरकार इसके लिए अलग से एक टीचर बेहतरीन टीचर्स तैयार करने वाली एक यूनिवर्सिटीज जो है दुनिया भर में है, उन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी काम होगा और करीब हमारा लक्ष्य है कि एक साल में 5 से 6 लाख विद्यार्थियों को, युवाओं को इसका लाभ मिले। 10वीं से 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को 10 लाख तक की एजुकेशन लोन पे गारंटी सरकार देती है, जिससे किसी बच्चे को उच्च शिक्षा के अभाव में, पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा उसकी बीच में ना छूटे। इसी के साथ 6 लाख से कम आयु वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से फीस का 100% तक फेलोशिप के रूप में भी दिया जाता है। ये दोनों योजनाएं अगले साल भी चालू रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा, नई शिक्षा नीति लागू की गई है देश में। इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको दिल्ली सरकार पिछले 6 साल में इनोवेशंस के रूप में शुरू कर चुकी है। मुझे खुशी है कि इनको उसमें नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया। मैं खुद अपनी सीनियर ऑफिसर्स की टीम के साथ में प्रोफेसर कस्तूरी रंगन जी से मार्गदर्शन के लिए बेंगलोर में जाके मिला और मैं उनका आभारी हूं कि नई शिक्षा नीति के जो वो राइटर हैं, वो डिजाइनर हैं, उन्होंने इस नीति के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को दिल्ली में लागू करने में हमारी मदद करने का साथ दे रहे हैं। वो हमारे साथ में हैं और नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए हमको दिल्ली में 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो 50 साल पुराना कानून है दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी और एक 100 साल पुराना कानून है जिसका जिक्र मैं यहाँ पहले भी कर चुका हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट। उसके तहत फिर दिल्ली में एफिलेटिंग कॉलेजेस नहीं किए जा सकते, यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जा सकती हैं। तो इन दोनों कानूनों को बदलने की जरूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि दोनों में कंट्राडिक्शन है। नई शिक्षा नीति और जो हमारा 50 साल पुराना कानून है उसमें कंट्राडिक्शन है दोनों जगह। तो उसको हम बदलने के लिए दिल्ली का जो कानून है उसको हमने नया बनाना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट जो सेंट्रल एक्ट है उसको भी बदलें। मैं अगले वित्त वर्ष के लिए शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 6 बजटों का अनुकरण करते हुए इस साल भी शिक्षा का बजट कुल बजट का 1/4 है, करीब 1/4। थोड़ी सी बात अध्यक्ष महोदय मैं खेल पर रखना चाहता हूं। दिल्ली में आज खेल का एक बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हमने दिल्ली के दूरदराज इलाकों में, विशेषकर गांव देहात के इलाकों में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की हैं जा जाके।
दिल्ली में 1951 में, अब देखिए जर्नी देखिए खेलों की, 1951 में पहले एशियाड गेम्स का आयोजन हुआ, उसके बाद 1982 में फिर से एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, 2010 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। तो हमने अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है कि दिल्ली का जो स्पोर्ट्स टैलेंट है वो एक साथ आए और उसकी नर्चर हो, उसको खिले फूले। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में इंटरनेशनल मेडल विनिंग चैंपियंस हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में तैयार करें। लेकिन आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पे खड़े होकर मैं देशभक्ति बजट रख रहा हूं, जब तो खेल को लेकर एक बड़ा सपना इस सदन में रखना चाहता हूं। इस उद्देश्य के साथ रखना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक हमको ये सपना पूरा करना है। सपना तो सुन लें। सपना यह है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। 1896 में एथेंस से शुरू होकर आज तक ओलंपिक की मशाल कभी दिल्ली में आके ठहरी नहीं है, 1896 से लेकर। अब अगला देखें ओलंपिक गेम्स की जर्नी आगे, तो 32वें ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होने फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद के अगले 3 ओलंपिक्स के होस्ट कौन होंगे वो भी तय हो चुके हैं। ओलंपिक कमेटी बहुत एडवांस में चलती है, इसीलिए मैंने 25 साल बाद का सपना देखा, 100वें साल का सपना देखा आज़ादी के। हमारी सरकार ने अब खेल यूनिवर्सिटी बना दी है और हम एक वातावरण इससे दिल्ली में बनाएंगे। सपना यह है कि अगले 25 साल में दिल्ली में स्पोर्ट्स का इतना शानदार वातावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और आज से 12-13 साल बाद जब 2048 के ओलंपिक गेम्स की बिडिंग शुरू हो तो हम दिल्ली के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और दुनिया के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि वो दिल्ली की ओर उम्मीद भरी और विश्वास भरी नजरों से देखें खेल की अथॉरिटीज जो हैं, ओलंपिक की अथॉरिटीज, और वो कहें कि हाँ दिल्ली भी दावेदार हो सकता है। और हम उस बिडिंग में से दिल्ली दावेदार बन के निकले और जब आज़ादी की हम 100वीं सालगिरह मना रहे हों, 100वां वर्ष मना रहे हों, तो ओलंपिक की मिसाल दिल्ली में चल रही है। ये सपना। अध्यक्ष महोदय, आवास विकास और शहरी विकास के संबंध में कुछ बातें। हमारी सरकार दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए सड़क, नाली, पार्क आदि के निर्माण से लेकर सीवर डलवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम पे तो लगातार जोर देती रही है। हमारे सरकार बनने के पहले ये काम दिल्ली की 895 कॉलोनियों में, अनाधिकृत कॉलोनियों में थोड़े बहुत स्तर पर कराया जाता था। लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली की हर एक अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में ये सुविधा देने का काम तेजी से हुआ है। रिकॉर्ड है, संजीव भाई बैठे, कभी काम नहीं हुए थे उन इलाकों में, कभी क्या अनऑथराइज कह के छोड़ दिया जाता था, 895 में नहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब पूरे हुए। अब तक दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1345 में निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं और इन कॉलोनियों में विकास के लिए मैं 1550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। ड्यूसुप के सराहनीय प्रयासों से एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ 21,586 वेस्टर्न सीट्स के साथ 674 जन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। झुग्गी बस्तियों में 619 बस्तियों में 10,16,531 मीटर सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ बनाए गए हैं और 250 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण कर दिया गया है और यहाँ रह रहे लोगों के लिए 20 नए बस्ती विकास केंद्र बनाए गए हैं। हमारी सरकार जहां झुग्गी वहां मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुल्तानपुरी के पास झुग्गी झोंपड़ियों में बस्तियों के लिए रहने वालों के लिए 1060 मकान आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है और इसके अलावा देवनगर करोलबाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहुमंजिले मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है। महोदय, 2020-21 में आवास विकास और शहरी विकास की परियोजनाओं के लिए मैं 5,328 करोड़ रुपए के प्रावधान करता हूं। अब मैं थोड़ी सी बात जलापूर्ति और स्वच्छता पे करूंगा। दिल्ली में प्रत्येक घर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम कर रही हैं। पानी की आपूर्ति का हिसाब किताब रखने के लिए 3,170 बल्क फ्लो मीटर पहले लग चुके हैं और 121 बल्क फ्लो मीटर लगाने का काम अभी अंतिम चरण में है। अनऑथराइज कॉलोनीज में पाइप से पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और मौजूदा समय में यह सेवा 93% परिवारों को करीब 14,500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के पहुंचा दी गई है। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई के नेटवर्क में 1622 अनऑथराइज कॉलोनीज को कवर कर लिया गया है। केवल 113 कॉलोनीज जिनको अभी तक
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है या जो वन के क्षेत्र में आते हैं, अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सारी अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से सुनिश्चित कर दी जाएगी। अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार, जैसा मैंने बोला, कर दिया है और 79% आबादी इस नेटवर्क के दायरे में आ गई है। जिन कॉलोनियों में सीवर की लाइन पिछले वर्षों में डाली गई है, वहां पर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत 4,88,000 सीवर कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की अपनी लागत पर नियमित किए गए हैं और ये योजना अगले साल में भी जारी रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली लगा दी है और बाकी में 2021 के मानसून से पहले ये काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम भी अब लगभग 99% पूरा हो चुका है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा। महोदय, मैं दिल्ली जल बोर्ड के योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। इसमें 600 करोड़ रुपए 20 किलोलीटर निःशुल्क पानी सब्सिडी योजना के लिए है, जिसमें प्रतिमाह लगभग 6 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पॉल्यूशन, पर्यावरण के बारे में भी मुझे अपने इस प्रस्ताव में कुछ कहना है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे समय की सबसे गंभीर, खतरनाक वैश्विक बीमारियों में से एक है और 75 साल में हम देखें तो पॉल्यूशन तो बढ़ा ही है, लेकिन जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हों, तब हम सब चाहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की बीमारी कोरोना की तरह से बीते हुए कल की बीमारी हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक 360 डिग्री अप्रोच लेके काम किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को यथासंभव विस्तार देना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल को जरूरी बनाना, पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार बायो डिकम्पोजर के इस्तेमाल को, पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने में प्रोत्साहन देना, मैकेनिकल रोड स्वीपर लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट को ठीक से मैनेज करना, खोले में कूड़े पत्ती इनको जलाने की प्रथा पर रोक लगाना, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना, ये सारे ऐसे कदम हैं जो इस 360 डिग्री अप्रोच के साथ में लिए गए हैं और उनका फायदा दिल्ली को मिला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कदम है, और मैं समझता हूं देश ही नहीं, संभवतः दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया है। यह पॉलिसी अगस्त 2020 से पिछले साल लागू कर दी गई और मैं कह सकता हूं कि इसके चलते दिल्ली देश की इलेक्ट्रिकल व्हीकल राजधानी भी अब बन गई है। इसके तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में अभी तक जो डेटा है ये कि हमारे यहाँ जितने वाहन दिल्ली में खरीदे जाते हैं उसमें से 0.2% ई व्हीकल खरीदे जाते थे। लेकिन ये नई पॉलिसी आई, इसके बाद से 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में खरीदे गए इसके बाद से, और केवल 3 महीने के अगर मैं आंकड़ों की तुलना करूं, अभी मैंने कहा सारे व्हीकल्स जितने खरीदे जाते हैं उसका केवल 0.2% ई व्हीकल होता है। लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद अगर हम वाहनों की सेल और उसका रेशो देखें तो नई पॉलिसी आने के बाद इसका असर दिखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 0.2% से बढ़कर 2.21% पहुंच गया है। ये ई व्हीकल पॉलिसी की सफलता का एक बड़ा संकेत है और हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर तरह के ई वाहन के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी गई है और पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। जल्दी इनकी संख्या 500 पहुंच जाएगी। इसमें लंदन की तर्ज पर रैपिड चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर कम से कम एक ई चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ई व्हीकल पॉलिसी आ जाती है लेकिन निटी-ग्रिटी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना, घोड़ा खरीद लिया खूंटा छोड़ दिया, अब घोड़ा भाग गया। तो खूंटा नहीं खरीदेंगे तो फिर घोड़ा भाग जाएगा। इसलिए ई व्हीकल पॉलिसी को बनाते वक्त ई चार्जिंग स्टेशन उसकी बहुत बड़ी निटी-ग्रिटी है, कहां लगेंगे, कैसे लगेंगे, जो आदमी ई व्हीकल खरीदेगा वो चार्ज कैसे करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से एक निटी-ग्रिटी में जाकर योजना बनवाई है और हमें उम्मीद है कि जब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो हमारी दिल्ली वाहनों के प्रदूषण से 100% आजाद हो चुकी होगी। यह सपना दिखता है अध्यक्ष महोदय। मैंने अभी कहा 25% परचेज ई व्हीकल की हो जाए 2024 तक, अभी थोड़ा सा रिजल्ट दिखे।
मैं इसको रिसर्च कर रहा था कि ट्रांसपोर्ट का दुनिया में इतिहास क्या रहा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक मेरे सामने आई। न्यूयॉर्क में जब तक मोटर व्हीकल दुनिया में नहीं बने थे, न्यूयॉर्क में लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, हॉर्स चैरियट, और एक बड़ी आबादी थी जो हॉर्स चैरियट का यूज करके रोज सड़कों पर निकलती थी। तो जो न्यूयॉर्क का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, उसके लिए रोजाना रात को सबसे बड़ी समस्या होती थी घोड़ों की जो लीद होती है उसको रास्ते से हटाना। जो छोटे छोटे फुटपाथ बने हुए होते होंगे 1800 उसमें 150 साल पहले, तो वहां से रात को घोड़े की लीद हटाने के लिए अलग से पूरी ब्रांच काम करती थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट की वहां पे, और बहुत बड़ा काम था, बड़ा प्रॉब्लम होती थी लोगों को। 1898 में न्यूयॉर्क में मोटर का आगमन हुआ, मोटर कार का। तो 30 जुलाई 1998 को, मैंने रिसर्च में सामने आया मेरे, 30 जुलाई 1998 को मोटर वाहनों के इस्तेमाल के पक्ष में दुनिया का पहला विज्ञापन छपा। उसकी भाषा जो मैंने अभी बात की और सपना देखा कि हमें 100% फ्री करना है वाहनों के पॉल्यूशन से, उसकी भाषा देखिए क्या थी। गेट रिड ऑफ हॉर्सेज एंड सेव कॉस्ट्स, केयर एंड एंजाइटी फॉर द हॉर्सेज, ड्राइविंग मोटर व्हीकल कॉस्ट अबाउट ½ cent per mile, मोटर चैरियट ऑफ विंटन इज द बेस्ट व्हीकल ऑफ इट्स काइंड एवर मेड, और कुछ कुछ उन्होंने लिखा अपने विज्ञापन में। पर किसी समय दुनिया जब घोड़ों पे चलती थी, उस समय मोटर व्हीकल का सपना देखा गया। आज हम कह रहे हैं मोटर व्हीकल को हटा के, पॉल्यूशन मोटर व्हीकल को हटा के हम मोटर व्हीकल लाएंगे। सपना है, सपना देखेंगे तो सच होगा। किसी ने उस वक्त देखा था, आज हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, सब सच जरूर होगा। ये बात मैंने सदन के समक्ष इसलिए रखी अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में, कि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें। 25 साल में दिल्ली के संपूर्ण यातायात को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना एक मुश्किल सपना है, लेकिन जरूरी सपना है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ई बसों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1300 ई बसों को सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से डीटीसी की 300 ई बसों के टेंडर हो चुके हैं और ये इसी साल सड़क पर आ जाएंगी दिसंबर तक। 1000 नई ई क्लस्टर बसों, इसकी 1000 नई ई बसें क्लस्टर स्कीम के तहत अगले साल के मध्य तक सड़कों में आ जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार करीब 1 साल के अंदर 1600 बसों का फ्लीट, पहली बार इतना बड़ा एडिशन दिल्ली के बस फ्लीट में हुआ है। 1600 बसें लगभग 1 साल के अंदर हो गई हैं, और इस साल सितंबर तक इसमें 1000 और बसें जुड़ जाएंगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 6693 बसों की फ्लीट है, जो अपने आप में दिल्ली के लिए इतिहास है। दिल्ली के इतिहास में इतनी बड़ी फ्लीट बसों की कभी नहीं हुई। इस साल 1000 बस और जुड़ने के बाद ये संख्या 7693 पहुंच जाएगी, और हमारा लक्ष्य है कि हम 11000 की फ्लीट दिल्ली में बसों की खड़ी करें। उस पर सरकार काम कर रही है। प्रदूषण पर काम करने के लिए निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाना आवश्यक कर दिया गया है। 2 स्मोक टावर बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ ही IIT दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिए रियल टाइम असेसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को बचाए रखने और उसमें लगातार आगे बढ़ने की दिशा में भी सरकार ने सफलता हासिल की है, और देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली में लागू हुई है। इसका मकसद है कि दिल्ली में पेड़ जब कटें तो केवल और केवल उस परिस्थिति में कटें जब उसके अलावा कोई और चारा ना बचे। मजबूरी हो पेड़ काटना, उसके अलावा कोई काम हो ही नहीं सकता हो, तब पेड़ काटना हो, ये इसलिए लागू की गई है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे उनमें से कम 80% को ज्यों का त्यों रीट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और हर एक काटे गए पेड़ जितने भी कटेंगे या जितने भी ट्रांसप्लांट होंगे उनकी जगह 10 पेड़ प्रति पेड़ उनके रिप्लेसमेंट में लगाना, तो वो तो पहले की शर्त है, वो चलती रहेगी। तो दिल्ली में बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज रही हैं, बहुत प्रोग्रेसिव वर्क रहा है। उसकी वजह से ग्रीन कवर बढ़ के 21.88% हो गया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण देकर जाएंगे। थोड़ी सी बात मैंने परिवहन की पर्यावरण के बाद, लेकिन अलग से परिवहन की कुछ बात और मुझे करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए गए कुछ काम का जिक्र मैं दोहराना चाहूंगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी बसों में CCTV कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, वाहन की ट्रैकिंग, GPS ट्रैकिंग का प्रणाली का लगी हुई है। दिल्ली में जमीन की उपलब्धता नहीं है, बसों की खरीद और परिचालन करना एक इसलिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता से वसंत विहार और हरिनगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का रास्ता खुल गया है और NBCC के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण शुरू हो चुका है, किया जा रहा है। दिल्ली में
बसों से यात्रा के अनुभव को अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू शेल्टर का निर्माण भी किया जा रहा है और 1397 बस क्यू शेल्टर नए डिजाइन के साथ सरकार बनवा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई रिक्शा का पंजीकरण किया है। साथ ही 174 नॉन एसी मेट्रो फीडर बसें 32 रूट्स पे चलाई हैं। दिल्ली में मेट्रो शहर की लाइफलाइन है, हम सब बार बार कहते हैं। दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, और 18 साल के अंदर अंदर आज हमारे पास 10 तरह की कलर कोडेड लाइन्स हैं मेट्रो की, 254 स्टेशन हैं, 350 किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नए स्टेशन अभी हमारी पाइपलाइन में हैं। आज़ादी के 75 साल में अगर हम बात करें और मेट्रो की बात नहीं करें तो ये तो अधूरा रह जाएगा। लंदन में मेट्रो 1863 में शुरू हुई थी, उसकी लाइन बिछाई थी, और कुल मिला के आज भी 400 किलोमीटर की लाइनें हैं। टोक्यो सबवे जिसकी शुरुआत 1927 में हुई 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जिसकी शुरुआत 1904 में हुई 1000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मेट्रो में शुरुआत करने में हम पीछे रहे, लेकिन जिस तेजी से हम आगे बढ़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जितनी हमारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं, इनको पूरा करते करते हम दुनिया की सबसे लंबी और सबसे वृहद मेट्रो, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को ले जाने वाली मेट्रो बन जाएंगे। मेट्रो के फेज 4 का निर्माण अभी अंतिम चरण में है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों की जो संख्या है वो 71 लाख से पार कर जाएगी, और फेज 1 के तहत 65 किलोमीटर, फेज 2 के तहत 124 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई। फेज 3 अतिरिक्त कॉरिडोर एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटर रूट की लंबाई है, जिसमें से 157 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी का खंड का शेष कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के सभी 6 कॉरिडोर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने भी मेट्रो फेज 4 के परियोजना के प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर्स को ही अनुमोदन किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी। मैं परिवहन विभाग और रोड और ब्रिजेस के लिए 9,394 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव 2021-22 में करता हूं। रोड डेवलपमेंट, मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। करीब 1,32,000 कैमरे कमांड कंट्रोल सेंटर सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए और उनके भुगतान के लिए अगले वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार लोगों को निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉटस्पॉट वाईफाई के दिल्ली में लग गए हैं और काम चल रहा है। उन पे नागरिकों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो रही है वहां पे। ये अगले साल भी जारी रहेगी। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021-22 में कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड निजामुद्दीन से बदरपुर तक आश्रम क्रॉसिंग पर यातायात ईजी हो जाएगा। यात्रा समय, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक का विस्तार दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर सबवे के बन जाने से नोएडा, लाजपत नगर, आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य वजीराबाद और आजादपुर के बीच वाहनों के लिए 2 अंडरपास, आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार पथ तथा बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण मई 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई योजनाएं इस साल पूरी हो रही हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजा गार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट से ज्वालापुरी रेड लाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन रोड बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए, और खेड़ा कला से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रॉसिंग पर LC12 पर FOB RUB के 5 नई परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात होगा और लोगों का समय और पैसा बचेगा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की 3 बड़ी योजनाएं हैं और अभी उनको यूपी टैक्स से मंजूरी का इंतजार है। ये योजनाएं हैं: ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टीकरी से आनंद विहार तक एलिवेटेड और टनल रोड बनेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर
सिग्नेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड और टनल रोड है इसमें, और तीसरा सिग्नेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड। इनका अभी यूपी टैक्स से मंजूरी मिलने के बाद इस पे काम शुरू होगा। 500 किलोमीटर सड़कों के सौंदर्यीकरण की भी तैयारी हो चुकी है और इस साल इस पे लागू ये सड़कें सुंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा, वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय रही है। इसके तहत 8,30,000 लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। मैं इसके लिए 2,710 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अगले बजट में रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पे बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई, पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था, उसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26% थी। जो महिलाएं काम करना चाहती थी, ये सर्वे हुआ कि वो फरवरी कोरोना से पहले भी काम करना चाहती थी, 26% महिलाओं के पास में काम नहीं था। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे कराया, तो अब वो बेरोजगारी 40% है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उनमें से 40% को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40% महिलाओं में से भी 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजुएशन है, और इनमें से 60% महिलाएं तो 30 साल से कम की उम्र की हैं। यानी युवा शक्ति, पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में, और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी में जोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए कई नई योजना तैयार की हैं। इनमें से कुछ का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक हम स्थापित कर रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी हैं, वहां कुछ उनको जोड़ के 500 हब हम बना रहे हैं। पहले से ही उसकी योजना थी। ये जो आंगनवाड़ी हब हैं, ये 4 घंटे तो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटेक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की, तो इन आंगनवाड़ी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं, जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं हैं, इनके लिए 4 घंटे तो ये आंगनवाड़ी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी हब काम करें। इसके लिए इसका नाम दे रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास के हैं या इंडिविजुअल स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस सेंटर को यूज कर सकेंगी, और यहाँ इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए, एसएचजी समूह की बैठकों के लिए अलग अलग कुछ फैसिलिटी भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएंगे। वो सेंटर, लाडली योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए अलग से सहायता योजना चलती है, प्रसूति योजना चलती है, महिला श्रमिकों के लिए, महिला निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से योजनाएं चलती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता, उनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता, या कैसे भरा जाए, क्या फॉर्म भरा जाएगा। तो इस समस्या के लिए 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां काउंसलर्स बैठेंगे और सरकार की इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां आने वाली किसी भी महिला की हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पे बाबा साहब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है, और डीएसएफडीसी ने 3 लाख रुपए से वार्षिक से कम परिवार आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्प हाट बनाए जाने और 5 साल की अवधि के लिए मासिक लीज पर उन्हें दुकानें, थड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किया है। सरकार ने दिव्यांग लोगों को शिक्षण और पुनर्वास जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों की पुनर्वास स्थापना संस्थान की मंजूरी दी है। सुगम्य सहायक योजना नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों के व्यापक पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला विकास विभाग और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बजट एस्टिमेट्स में 4,750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसी में लेबर भी है। श्रमिकों के कल्याण के लिए मानवीय श्रम कानूनों को लागू किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यबल की एक बड़ी संख्या औपचारिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम में रहती है, और ये जितने कानून हैं ये उनकी रक्षा के लिए, उनकी योग्यताओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
तो दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत सीमलेस रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया है और इस साल 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच 83,735 नई दुकानें रजिस्टर की हैं। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उपकरणों के लिए ऋण, विवाह के लिए सहायता, 18 योजनाएं श्रमिक निर्माण सहायता बोर्ड द्वारा लागू की जा रही हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 143 करोड़ रुपए की राशि उपग्रह के रूप में, लेबर सेस के रूप में संग्रह की गई और करीब 1,41,000 कामगार 24 जनवरी 2021 तक हमारे पास रजिस्टर्ड थे। अब तक 43,945 निर्माण कामगारों को कोरोना महामारी के कारण 10-10 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। 28 फरवरी तक करीब 40 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। थोड़ा सा जिक्र मैं पावर सेक्टर का भी करूंगा। दिल्ली के नागरिकों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, हम सब जानते हैं। बिजली लोड को नजरअंदाज करते हुए 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल की सरकार की योजना काफी सफल रही है और इसका ऊर्जा संरक्षण में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का ऐसा मॉडल चुना है जिसको सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग बिजली बचाने लगे हैं क्योंकि उनका बिजली का बिल 200 यूनिट से नीचे रखना है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में 90% घर बिजली की इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं और सरकार 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको 400 यूनिट तक बिजली की खपत 100% सब्सिडी के साथ पहले से दे रही है, वो भी इस साल जारी रहेगी। बिजली सब्सिडी योजना अदालत परिसरों में वकीलों के चैम्बर के लिए भी एक्सटेंड की गई है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है। कृषि कनेक्शन के लिए 104 रुपए प्रति KWH प्रति माह के निर्धारित शुल्क की जगह अब किसानों को केवल 20 रुपए KWH प्रति माह का भुगतान करना होगा। ये योजनाएं सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशेषताएं हैं। महोदय, मैं वर्ष 2021-22 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3090 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित करता हूं। सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति बनाई है, जिसके तहत ज्यादातर सरकारी भवनों, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, अदालतों आदि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं उनकी छतों पर। जनवरी 2020 तक लगभग 4,664 सोलर यूनिट्स कुल 193 मेगावाट क्षमता के साथ दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। किसानों ने भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा लगवाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। वितरण कंपनियां अगले 5 वर्ष में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों से अनावश्यक तारों और केबल्स के जाल को हटाएंगी। हमारी सरकार ने 11 किलोवाट के नेटवर्क को खुली तारों की जगह इंसुलेटेड वायरिंग जगमगाती हुई दिल्ली प्रोग्राम के तहत बदलने की नई योजना शुरू की है। ये योजना 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए बजट अनुमान में 25 करोड़ अलग से रखे गए हैं। मैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,227 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित करता हूं। कुछ बातें अध्यक्ष महोदय दिल्ली के व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में। मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी BARP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, वो एक रैंकिंग करती है भारत सरकार हर साल, तो BARP की रैंकिंग में दिल्ली अब 12वें स्थान पे आ गई है। पहले ये 43वें स्थान पे थी। व्यापारियों पर भरोसा करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों से संभव हुआ है। इसमें GST, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, स्मॉल मीडियम के रजिस्ट्रेशन, औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा आयोग, डिस्कॉम से लेकर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना, निर्माण परमिट, पिछले 1 वर्ष के दौरान DPCC की स्थापना और संचालन संबंधी सहमति के आवेदनों को, इन सब की ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई। इससे बिजनेस की रैंकिंग में दिल्ली में काफी सुधार हुआ है और मेरा मानना है कि दिल्ली में जो व्यवसाय के लिए माहौल बना, उससे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भी इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये बात बीच बीच में निकल के सामने आई है। दिल्ली का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार आरंभ किए जा रहे हैं। यह पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को दिया जाएगा जो अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। उद्योग विभाग DSIDC द्वारा लीज होल्ड पर आवंटित औद्योगिक परिसंपत्तियों से जुड़े किसी भी मामले में विलंब से भुगतान पर 18% से घटाकर ब्याज दर 10% कर दी गई है।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सुविधा के लिए समाधान ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए छोटे व्यवसायों के लाभ के लिए सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 11 परिषदों में बांट दिया गया है, ताकि मध्यस्थता से उनके राजस्व में आने वाले विवादों का जल्दी समाधान किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में एक स्टार्टअप केंद्र के रूप में भी विकसित हुई है। यहाँ नए नए युवा नए तरह के रोजगार, नए तरह की कंपनियां बना रहे हैं। सरकार लोगों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने एक ड्राफ्ट स्टार्टअप नीति तैयार की है, जिसको अब इस साल लागू कर दिया जाएगा। अब अंत में अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बात मैं पर्यटन, कला और संस्कृति की भी करना चाहता हूं। कला, संस्कृति, इन सब पे बात करें तो मुझे, क्योंकि मैंने अंत में बात की है, इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं। यहाँ अंग्रेजी की एक फिल्म है डेड पोएट सोसाइटी। डेड पोएट सोसाइटी एक बड़ी मशहूर फिल्म है। उनका जो नायक है प्रोफेसर जॉन कीटिंग, वो एक सीन में अपने स्टूडेंट से कहता है, और मैं उसका कोट अनकोट उल्लेख करता हूं उनके डायलॉग का। वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं, प्रोफेसर साहब, वी डू नॉट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट। वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट। वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस एंड द ह्यूमन रेस इज फिल्ड विद पैशन। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But art, poetry, beauty, love, these are what we stay for. आदमी जिंदा रहता है इस सब के लिए। जिंदा रहने के लिए जरूरी साधन है मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, लेकिन जिंदा रहता है आर्ट के लिए। दृश्य तो अंग्रेजी फिल्म का है अध्यक्ष महोदय, लेकिन दर्शन इसमें विशुद्ध भारतीय है। भारत के लोगों ने कला, भाषा, संस्कृति, साहित्य, इस सबको जीवन जीने का जरिया नहीं बल्कि जीवन के आनंद का उद्देश्य माना है। इसलिए हमारे तीज त्योहार से लेकर हमारे तमाम उत्सव कला, संस्कृति से सरोबार होते हैं। हम अपना फेस्टिवल कभी कोई ड्राई नहीं मनाते, कोई बस जाके फंक्शन कर दिया, कोई उसका दिया। हमारे सब में तीज त्योहार में कला संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में कला, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स लागू की हैं। अगले साल दिल्ली सरकार कई नए प्रोग्राम लेकर आ रही है। इसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। देश की सारी भाषाओं की अकादमियां बनाई जा चुकी हैं। इस साल ये अकादमियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। दिल्ली में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस साल देशभक्ति से सराबोर होंगे। दिल्ली की दिवाली का आयोजन पिछले 2 साल से एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बन गया है कि अब लोग दिल्ली सरकार के इस आयोजन का इंतजार करते हैं। दिल्ली की दिवाली इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हेरिटेज प्रमोशन और दिल्ली टूरिज्म सर्किट नाम की 2 नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। और दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांडिंग करने के लिए पिछले साल एक नई स्कीम मैं बजट में प्रस्तावित की थी, लेकिन कोविड के कारण उसको काम नहीं हो पाया उस पर। इसको अगले साल लागू करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा की योजना इस बार पर्यटन विभाग लेकर आया है। इसमें पर्यटन स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अंधेरे स्थानों को एलईडी से लाइट करने, डीटीडीसी के सारे पर्यटन स्थलों पर यूनिफॉर्म में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों पर मोबाइल वैन की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल होंगे। मैं इस साल महिलाओं के सुरक्षित बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की अलग से राशि रख रहा हूं इसमें। लेकिन पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा आदि क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं 2021-22 के लिए 521 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बजट का भाग 6 प्रस्तुत करता हूं जो रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित है। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आई मंदी के असर में मौजूदा वित्त वर्ष में हमारे राजस्व संग्रह में भारी कमी आई थी। जनवरी 2021 तक राजस्व संग्रह बजटीय अनुमान की तुलना में करीब 40% इस बार नीचे रहा। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो सभी राज्यों को 5 साल के लिए 14% का अश्योर्ड रेवेन्यू का वादा किया गया था। लेकिन कोविड पेंडेमिक के नाम पे केंद्र सरकार इस बार इस वादे से पीछे हट गई, बोली ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। दिल्ली सरकार और उसमें फिर लोन दिया। दिल्ली सरकार के सामने इस समय 2 चुनौती रहेंगी। पहली तो यह कि केंद्र सरकार का कंपनसेशन से अपने वादे से मुकर गई, इसलिए दिल्ली सरकार पे लोन बढ़ रहा है। दूसरा, एश्योर्ड रेवेन्यू की सीमा भी 5 साल जो है वो 30 जून 2022 को समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद राजस्व संग्रह में चुनौती हमारे लिए, सबके लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए
टैक्स में संभावित किसी भी चोरी को रोकेंगे और इसके लिए जीएसटी के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाए उसकी भी स्टडी हम करा रहे हैं। इसमें हमने दिल्ली आने जाने व्यावसायिक वाहनों को RFID के जरिए भी उन पर नजर रखना शुरू कर दिया है और व्यापारियों के साथ टैक्स के मामलों में SMS के साथ संवाद करना शुरू किया है। दिल्ली में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में भी काफ़ी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इससे जो नॉन ड्यूटी पेड लिकर होती है, बिना ड्यूटी वाली शराब, उसको लगाम लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी और दिल्ली में जो लिकर शॉपिंग है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अभूतपूर्व परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार हमें अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ते हैं। लॉकडाउन के कारण आई मंदी से उबरने के लिए रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देना जरूरी था और रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लिए हमने सर्किल रेट में 20% की कमी की है, इसका लाने का फैसला किया है। नोबेल लॉरेट पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट जो है ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। इसलिए जरूरी था कि हम रियल एस्टेट को मदद करें ताकि इससे गरीबी रोकने में मदद मिले। हमें उम्मीद है कि सर्किल रेट कम करने का सरकार जो असर है, ये कदम गरीब लोगों को रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा और हमारा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों की उम्मीद और विकास की रफ्तार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में थमने नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज़ादी के 75 साल में हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। हमारे लिए ये उत्सव का अवसर भी है और मंथन का अवसर भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली काम कर रही है और दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। साफ हवा, साफ पानी, सरकारी हेल्थ सिस्टम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। ये हम हर दिल्ली वासी के लिए विश्व स्तरीय स्कूल और उच्च शिक्षा में और रिसर्च में अवसर देंगे, ये हमारा संकल्प है। और जैसा मैंने कहा कि जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो दिल्ली ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, ये हमारा सपना, ये संकल्प है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में मैं कहूं तो वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 110 साल पहले कहे गए शब्द, उनको मैं यहां दोहरा के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था 110 साल पहले, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। जहां मन हो भय से मुक्त और सर हो फख्र से ऊंचा, जहां ज्ञान हो मूर्खताओं से आजाद, जहां ना हो दुनिया बिखरी हुई और बटी हुई संकीर्ण और घटिया सोच की दीवारों के बीच, जहां सच की गहराई से निकलकर बाहर निकले शब्द, जहां कोशिशें बिना थके फैलाएं अपनी बाहें सबसे बेहतरीन को पाने की खातिर, जहां मुर्दा आदतों की सूखी रेत में उम्मीदों की निर्मल धाराएं ना भटकें अपनी राहें, जहां निरंतर खुले विचार और कर्मों की ओर मन बढ़ता रहे आगे। हे परमपिता परमेश्वर, आजादी के उसी स्वर्ग में मेरे विश्व को, मेरे देश को जागृत कर। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सदन के लिए विचार के लिए सौंपता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुदानों की मांगे 2021